हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का आज पुनः अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण और पहला एक्ट था भारत में ब्रिटिश प्रशासन पर अपना शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश संसद का। दोस्तों, अब हम इसी चार्टर एक्ट के विषय में बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला फेवरेट जो प्रश्न है वह यह है कि चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए और भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसकी धाराओं का ही वर्णन करना है और साथ में इसके महत्व पर भी प्रकाश डालना है। यह है इस प्रश्न का एक पूरा की पूरा लब्बो-लुआब। Describe the main provision and significance of Charter Act 1830 in the constitutional history of India। यह है एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तत्पश्चात दोस्तों, आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के जब भी आपसे पूछे जाएं तब आपको इनका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, आखिर आपके उत्तर में किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, इस विषय में अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारा यह लेक्चर केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाया गया है, बल्कि एक आम जनता के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके लिए भी यह लेक्चर काफ़ी उपयोगी होगा, यह हमारा प्रयास है। आइए दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी चार्टर एक्ट 1793 के विषय में। चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया था, कंपनी के भारत में शासन की अवधि को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, जब कंपनी के कार्यकाल की यह 20 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त करने की मांग इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने प्रबल रूप से उठाई। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में एक तरफ तो निरंतर वृद्धि होती जा रही थी और इसके कारण से व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर कंपनी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि क्या वह व्यापार पर ज़्यादा ध्यान लगाए कि वह राजनीतिक मोर्चे पर अपना ज़्यादा ध्यान लगाए। इसके साथ ही दोस्तों, यथेच्चारिता अर्थात लेसेस फेयर के सिद्धांत और नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के शासक थे उस समय के, उनके द्वारा लागू महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग बंद से हो गए। उन मार्गों में आप बोल सकते हैं कई सारी दिक्कतें आने लग गई अंग्रेजी उद्योगपतियों को, इसीलिए उन्होंने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की मांग की ताकि वह भी भारत से व्यापार करके अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को और अधिक शक्ति संपन्न और अधिक अच्छा बना सकें। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इसी परिप्रेक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक और अधिकार पत्र या चार्टर एक्ट जारी किया। इसे हम जानते हैं भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी, चार्टर एक्ट 1813 के नाम से। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के पारित होते समय तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे, आखिर कौन उस समय महत्वपूर्ण ब्रिटिश पदों पर आसीन थे। सबसे पहले हैं ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज III। ठीक है दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री रॉबर्ट जेनकिंसन और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। इन्हीं तीनों हुक्मरानों के आपसी सामंजस्य से यह चार्टर एक्ट 1813 पारित भी हुआ, साथ में बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास भी किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के कुछ उद्देश्य थे। ये उद्देश्य क्या थे, अब हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ब्रिटिश उद्योगपति इसकी लगातार से मांग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यथेच्चारिता का सिद्धांत, क्यों?
कि महाद्वीपीय कंटक नीति जो कि लागू की गई थी तत्कालीन फ्रांस के शासक नेपोलियन द्वारा, इसके कारण अंग्रेज उद्योगपतियों का शेष यूरोप से व्यापारिक मार्ग टूट सा गया था। तो उन्हें भी चाहिए था कि भारत से वो व्यापार आसानी से कर सकें। दूसरा दोस्तों, कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण की स्थापना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसकी एक और कड़ी था। चार्टर एक्ट 1793 भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी प्रशासन पर सही ढंग से लगाम नहीं कसी जा सकी। तत्कालीन परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर कंपनी पर नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट को पारित किया। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों, ईसाई मिशनरियों की ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग। दोस्तों ईसाई मिशनरी मांग कर रहे थे कि उन्हें ब्रिटेन से भारत अबाध रूप से आने दिया जाए और भारतीय कंपनी प्रशासन ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में उनकी यथोचित सहायता भी करे। दोस्तों इसीलिए इस अधिनियम को पारित किया गया ब्रिटिश संसद में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1813 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय में, मेन प्रोविजंस के विषय में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट की मुख्य धाराओं के विषय में। देखिएगा, सबसे पहला कंपनी की कार्य अवधि, जैसे 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्ष बढ़ाई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट में भी कंपनी की इसी कार्यावधि को 20 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, उसे बढ़ा दिया गया। किंतु स्पष्ट लिखा गया था इस एक्ट में कि इससे ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व पर भारतीय क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी शासन करती रहे, लेकिन यह पूरा भारतीय जो ब्रिटिश क्षेत्र था या ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र था वह क्राउन के प्रभुत्व में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था वह यह था, कंपनी से भारतीय व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। जिस कंपनी ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाली, जिससे ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा फायदा कमाया, उसका ही भारतीय व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। लेकिन चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, क्योंकि चाय के व्यापार में कंपनी के जो ठेकेदार थे उन्होंने काफी पैसा लगाया हुआ था अपने चाय बागानों पर। तो चाय बागानों पर जो अधिक इन्वेस्टमेंट या अधिक निवेश को देखते हुए चाय के व्यापार पर भारत में उस कंपनी का एकाधिकार बना रहा और बाकी सभी जो भी व्यापार के अन्य क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए भी आंशिक रूप से खोला गया। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम, कंपनी को चीन पर 20 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार पुनः प्रदान किया गया। तो दोस्तों देखिएगा, चाय के व्यापार पे एकाधिकार रहा कंपनी का भारत में, लेकिन चीन के साथ संपूर्ण व्यापार पर भी एकाधिकार को बनाए रखा गया। लेकिन भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार छीन लिया गया, मात्र चाय के व्यापार को छोड़कर। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में आने की, यहां पर निवास करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। लेकिन इसमें भी एक शर्त जोड़ी गई कि उन्हें संचालक मंडल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया, या यह एक आवश्यक शर्त रख दी गई। तत्पश्चात हम दोस्तों देखते हैं नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपको याद ही होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से इस निकाय का गठन हुआ था। इसकी अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति को पुनः परिभाषित करते हुए इसका और अधिक विस्तार किया गया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के शिकंजे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और कंपनी को रख दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारत में, आपको मालूम ही था इसका उद्देश्य क्या था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अधिक स्वायत्तता देना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में एक चर्च की स्थापना की गई ताकि ईसाई धर्म का और अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके भारत में। ईसाई धर्म प्रचारक
आज्ञा प्राप्त करके भारत में आ सकते थे। मतलब उनको आवागमन की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान की गई ताकि वे भारत में क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का बेहतर तरीके से सुचारू रूप से प्रचार प्रसार कर सकें। तत्पश्चात दोस्तों इसका एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि कंपनी के अधीनस्थ प्रदेशों की जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, स्थानीय संस्थाओं को करारोपण का अधिकार इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। दोस्तों यह महत्वपूर्ण एक प्रावधान था। हमने देखा था इसके पहले चार्टर एक्ट 1793 में भारतीयों की संपत्ति पर एक शिकंजा कसने का प्रयास किया था ब्रिटिश संसद ने, और इस अगले 2 दशक बाद आने वाले एक्ट चार्टर एक्ट 1813 में टैक्स लगाने का अधिकार जो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र हैं वहां पर दिया गया स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को। ठीक है दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि भारतीयों को क्या बनाना था उद्देश्य उनका, कि जो तन से तो भारतीय हूं लेकिन विचारों से हूं ब्रिटिश। इसके लिए उन्होंने भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और साहित्य में सुधार और पुनरुत्थान हेतु 1 लाख रुपया वार्षिक अनुदान की व्यवस्था की। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों 1833 तक, मतलब अगले चार्टर एक्ट तक भी ये 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान में से 1 रुपया भारतीयों को प्राप्त नहीं हो पाया। ये एक दूसरा इसका स्याह पक्ष, काला पक्ष है। बोलना क्या है और करना क्या है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कंपनी को भारतीय सेना के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। ध्यान है दोस्तों आपको, इसके पहले हमने देखा था उद्घोषणा एक्ट 1788। उसमें क्या कहा था कि ब्रिटिश क्राउन की सेनाएं अब भारत आ सकेंगी और इनका खर्चा वगैरह कौन वहन करेगा, वो भारतीय राजस्व से कंपनी द्वारा वहन किया जाना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट में कंपनी को भारतीय सेना के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया, साथ ही ब्रिटिश सेना की संख्या भी व्यवस्थित रूप से निर्धारित की गई कि आखिर यहाँ पर ब्रिटिश सेना के कितने सैनिक रहेंगे जो ब्रिटेन से आने वाले हैं और स्थानीय सैनिक कितने रहेंगे, उनका अनुपात क्या होगा। इस संदर्भ में नियम कौन बनाएगी, कंपनी बनाएगी। ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, कंपनी को व्यापार और राजनीतिक मामलों के हिसाब किताब को अलग अलग, भाई व्यापारिक क्या खर्च है और व्यापारिक के बाद राजनीतिक क्या खर्च है, इसका हिसाब किताब अलग रखें। मतलब कंपनी को अपना वार्षिक बजट या वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा ब्रिटिश संसद को सौंपने का निर्देश भी इस एक्ट के द्वारा दिया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कंपनी के ऊपर आर्थिक शिकंजा धीरे धीरे ब्रिटिश संसद का कसता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण प्रावधान, भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और प्रधान सेनापति की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से होती थी। ये तो जानते ही हैं आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन की आज्ञा से ही यह अनुमति प्रदान करता था। इस प्रकार से भारतीय प्रशासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथों में आने लगा। धीरे धीरे शनह शनह विकास हुआ कि भारत का प्रशासन पूरा ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार के हाथों में जाने लगा। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि इस एक्ट के द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। भाई कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनके लिए कुछ विशेष न्यायालय की व्यवस्था भी इसके माध्यम से की गई। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के भागीदारों, आपको ध्यान ही होगा चार्टर एक्ट में कितना हिस्सा दिया गया था, कंपनी के अंशधारकों को 8 से बढ़ाकर 10% किया। कंपनी के अंशधारक फिर मांग कर रहे थे कि उनके हिस्से को बढ़ाकर 12% किया जाए, लेकिन इस एक्ट के द्वारा यह तय कर दिया गया कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से लाभ का 10.5% हिस्सा ही प्राप्त हो पाएगा अपने लाभांश के रूप में। मतलब 0.5% का 0.5% वृद्धि की गई कंपनी के अंशधारकों के लाभांश में 1793 के चार्टर एक्ट की तुलना में। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था अंशधारकों के संबंध में, भले ही अंशधारक इस नवीन व्यवस्था से खुश न हों। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं हम कंपनी के नागरिक और सैन्य कर्मचारी, ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है, प्रशिक्षण की व्यवस्था।
ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो भी कर्मचारी, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो सैन्य कर्मचारी हो, इन दोनों के लिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए कलकत्ता और मद्रास में कॉलेज खोले गए। और ये कॉलेज किसके नियंत्रण में चलते थे? नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप, नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण के अनुरूप चलते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इनके लिए नियम बनाता था और जिसके अंतर्गत कंपनी के नागरिक और सैन्य कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि भारतीय प्रशासन को चलाने में और अधिक सुविधा हो सके। तत्पश्चात दोस्तों, कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो सरकारों को एक अधिकार दिया था विधि निर्माण का। लेकिन दोस्तों, ये विधि निर्माण तो तीनों कर सकते थे, लेकिन इन विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो चाहे बंबई प्रेसिडेंसी हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, बंगाल प्रेसिडेंसी जिसे बोल सकते हैं आप, मद्रास प्रेसिडेंसी हो, इन सभी के द्वारा जो भी विधियां निर्मित की जाएंगी इनके क्षेत्र के लिए, इनकी प्रेसिडेंसी के लिए उन्हें ब्रिटिश संसद से स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान थे हमारे चार्टर एक्ट 1813 के विषय में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के महत्व की, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1830। आइए दोस्तों, अब हम इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों इसका प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय व्यापारियों का संपर्क ब्रिटिश व्यापारियों से आरंभ हो गया। मतलब भारत के उद्योगपति और ब्रिटेन के उद्योगपतियों में मेल मिलाप आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी जो संगठन हैं या जो उद्योगपति हैं उनको भी अब भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय व्यापारी को संपर्क ब्रिटिश व्यापारियों से हुआ और कंपनी की जो एक छत्र व्यापार की छवि थी वह टूट गई या वह चकनाचूर हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका एक और क्या महत्व रहे हमारे लिए। भारत के छोटे मोटे उद्योग जितने थे वो समाप्त हो गए। भाई, कंपनी का उद्देश्य क्या था कि भारत को केवल और केवल अपना एक उपभोक्ता बनाना, और इस एक्ट के द्वारा वह कार्य संपन्न भी हो गया। भारत के जितने भी ग्रामीण उद्योग धंधे थे धीरे धीरे समाप्त होने लगे और भारत केवल उनके लिए एक कच्चे माल की आपूर्ति वाला ही देश या एक जगह रह गई। और इस प्रकार से भारत में कृषि के ऊपर जो भारतीय लोग थे उनका ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ और इसीलिए आज भी हमें कहा जाता है कि हमें कृषि प्रधान देश है। तो उसका कारण था यह 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतीय माल की जो निर्यात होता था, विदेशों में जो जाता था, वह क्या होने लगा? कम, क्योंकि कंपनी को अपना माल खपाना भारत में है और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बनाना है। तो बस इसीलिए भारतीय माल की निकासी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश जो माल होता था वह किससे बनता था? बड़े बड़े उद्योगों, कंपनियों, बड़ी बड़ी कारखानों से, जो कि गुणवत्ता में हमसे भाई ज़्यादा है कि कम है ये विवाद का प्रश्न है, लेकिन वह सस्ता भी होता था और दिखने में सुंदर भी होता था। तो भारतीय माल की निकासी भारत में भी कम होने लगी, साथ साथ विदेशों में भी इसका जो एक बिक्री का आंकड़ा था वह धीरे धीरे सिमटता जाने लगा। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सभ्यता की ओर भारतीयों का रुख बढ़ गया। आपने देखा ही था कि भारतीयों को किस में ढाल रहे हैं? वो पाश्चात्य खान पान, वेशभूषा और उनके आदर्शों में, उनकी मान्यताओं में। इसलिए धीरे धीरे करके अंग्रेजी सभ्यता की ओर भारतीयों का रुख बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य का प्रचार प्रसार करने का एक भरसक प्रयास हुआ और जिससे भारतीय शिक्षा और भारतीय साहित्य कमजोर से पड़ गए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें आगे चलकर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति के लिए पुनर्जागरण आंदोलन चलाना पड़ा। पुनर्जागरण का युग भारत में
प्रारंभ हुआ, क्योंकि हर जगह अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य का भरमार हो चुकी थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर भारत में आर्य समाज देखें, हम ब्रह्म समाज देखें, तो उन्होंने इसका एक आप बोल सकते हैं कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक उदाहरण पेश किया कि कैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा और साहित्य पाश्चात्य साहित्य से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ईसाई धर्म के लिए एक चर्च की स्थापना भी की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति भी दी गई। उन्हें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की सुविधा भी दी गई। और यहाँ के जो प्रशासन था, कंपनी प्रशासन तत्कालीन, उसने इनका सपोर्ट भी किया। इससे भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी सुविधा हुई। अब यह धर्म परिवर्तन उचित था या नहीं था, या ऐसा बलात् धर्म परिवर्तन कराना, या ऐसा लालच दे के धर्म परिवर्तन कराना, मैं नहीं समझता कि आप और मैं कोई भी इसे उचित समझेगा, लेकिन फिर भी यह किया तो गया। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में बहुत से गिरजाघरों और स्कूलों की स्थापना हुई, जहां पर जो शिक्षा का माध्यम था वह भी अंग्रेजी भाषा था, और जो साहित्य की शिक्षा दी जा रही थी वह भी अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जा रही थी। तो दोस्तों, इससे भारतीय भाषाओं का कमजोर होना स्वाभाविक था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीयों के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाने लगा। उन्हें उच्च प्रशासनिक या उच्च कंपनी शासन में पद प्रोवाइड किए जाने लगे, और जो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें, भाई आप बोल सकते हैं, प्रताड़ित किया जाता था, या फिर योग्य होने के बाद भी उचित मकाम वे अपने करियर में हासिल नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, यह था हमारे लिए चार्टर एक्ट 1813 का एक और महत्व। इस एक्ट में भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक कड़ा हो गया। भारत में कंपनी के शासन का धीरे धीरे पराभव होता गया, और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश हुक्मरानों का एक शासन स्थापित होता गया। दोस्तों, यह था हमारा चार्टर एक्ट 1813 को समर्पित लेक्चर। दोस्तों, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाई अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। धन्यवाद एक बार पुनः।